अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 28 विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जो है विदाउट बैटरी जो है वो करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और यही चीज़ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जो एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल जब भी हम बार मैग्नेट को जो है वो एक मैग्नेट फील्ड में मूव करवाते हैं तो मूव कराने की वजह से जो है वो वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होता है और वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है और इसी फिनोमेना को हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो electric current produced in a closed circuit by changing magnetic field is called induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction। इसको मैथमेटिकली हम देखा जाए तो हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला जो होता है नॉट इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। ये डेल फाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स हैं और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस करंट और ईएमएफ है। सो हम कहते हैं कि फ्लक्स चेंज करने की वजह से हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। सो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है वर्क करता है। क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ बार मैग्नेट को मूव करेंगे तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा या तो हमें जो है वो कॉइल को मूव करें। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कंप्लीट लूप बनाती है। सो जो हमारे पास जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कंडक्टर इज प्लेस इन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, ये मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया इसको, तो फील्ड के चेंज होने की वजह से भी हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, कंडक्टर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फील्ड जो है वो स्टेशनरी है और कंडक्टर जो है मूव कर रहा है। अब जो हमारे पास जो कंडक्टर क्या है, बार मैग्नेट है, अब ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है उस वजह से भी जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो नाउ अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं। सो हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है कंडक्टिंग वायर, वोल्टमीटर और बार मैग्नेट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम बार मैग्नेट को जो है वो कॉइल में जो है वो मूव करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो डिफ्लेक्शन शो होती है, तो जो करती है करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सो जब हम जो है वो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का इंसाइड करते हैं कॉइल के अंदर तो डिफ्लेक्शन जो शो होती है टूवर्ड द राइट वोल्टमीटर पे। इसी तरह जब हम जो है नॉर्थ पोल को जो है वो जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि डिफ्लेक्शन शो होती है टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द वोल्टमीटर। तो ये डिफ्लेक्शन चेंज वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हम जो है फॉर एग्जांपल जो है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट का जो है वो एंटर करते हैं इनसाइड द कॉइल। सो जो डिफ्लेक्शन शो होती है टूवर्ड द लेफ्ट होती है। इसी तरह जब साउथ पोल को मैग्नेट को जो है वो कमिंग आउट ऑफ द कॉइल करते हैं तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन शो होती है वो टूवर्ड द जो राइट होती है। ये डिफ्लेक्शन ये शो कर रही है चेंज इन डिफ्लेक्शन की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बार मैग्नेट। सो अब हमें देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें क्या चीज मिलती है। सो हमें इससे जो है वो ये रिजल्ट मिलता है कि जो इंड्यूस करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेकंड वन है वो ये कहता है कि जब भी हम बार मैग्नेट की जो है डायरेक्शन रिवर्स करते हैं जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो जितना हम फास्ट जो है वो मूव करेंगे बार मैग्नेट को इनसाइड द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। मतलब फास्टर मोशन फास्टर नीडल डिफ्लेक्ट करेगी और रेट एट विच करंट इज इंड्यूस इज मोर, बहुत ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो अब हम देखेंगे जो इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट हो रहा है हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइल और टर्न की वजह से। जितनी हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा वोल्टेज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इंड्यूस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। सो जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द इंड्यूस वोल्टेज। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से जो इंड्यूस वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएंगे। या तो आप कंडक्टर को बार मैग्नेट में या तो आप बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो या मैग्नेटिक फील्ड को एक स्टेशनरी कंडक्टर में मूव करो। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना है ये कहाँ पे जो है वो यूज होता है। सो एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि जो एसी जनरेटर होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह जो वर्किंग होती है ट्रांसफार्मर की वो भी बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे। और हमारे पास जो होता है लास्ट वन जो है जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं। सो अब हम देखेंगे जो फैराडे लॉ है वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है। सो
जो फैराडे लॉ यही कहता है कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और ये हमारे पास जो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये जो है वो जो नेगेटिव साइन है, ये डायरेक्शन की फ्लो, जो डायरेक्शन है उसको जो है वो शो करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। और अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न जो है वो हों एक कॉइल की, तो उसकी वजह से ये एन यूज कर लेंगे यहाँ पे, और एफ यहाँ पे ईएमएफ है। सो इसको हमारे पास स्टेटमेंट को रीड कर लेता हूँ। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन सर्किट, वही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सर्किट में, सो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज्यादा रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। या आसान लफ्जों में, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यूनिट टाइम में चेंज होंगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लक्स होता है थ्रू द कॉइल वो कैसे चेंज होता है। सो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल होता है वो चेंज होता है किस वजह से। अगर आप जो है वो एक मैग्नेटिक कॉइल का केस दोबारा अपने माइंड में रिमाइंड करें, तो जब हम बाहर मैग्नेटिक मूव करते हैं तभी फ्लक्स चेंज होता है, और जब आप कॉइल को मूव कर रहे थे हम तब भी फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। और जब हम जो है वो चेंज द साइज और शेप ऑफ द कॉइल, जब कॉइल की शेप और साइज को स्क्वीज करके चेंज करें तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। सो हम देखते हैं कि जो जितने भी हमारे पास जो अबव केसेस हैं, इसमें जो फ्लक्स थ्रू द कॉइल है वो तो चेंज होता है, लेकिन जो द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो नॉन जीरो है, जिसकी वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट के मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, मैंने जैसे बताया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं कि जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो ये मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो इसलिए जरा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो इसको मैथमेटिकली हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो बी डॉट ए होता है। यहाँ पे बी ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और जो जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है। फॉर मतलब वो नॉर्मल होंगे एक दूसरे के, मतलब कि अगर ये एरिया है और ये लाइन जो पास हो रही है तो ये एक दूसरे के नॉर्मली एक्ट करेंगे हमेशा। और ये फॉर्मूला मतलब बी डॉट बी ए को थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो को थीटा यूज होगा, ठीक है। अगर क्रॉस होती है तो साइन थीटा यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमारे पास जो फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो। और ये हमारे पास इंटीग्रल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो फील्ड है वो कांस्टेंट ना हो, फील्ड जो वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो। तो हमारे पास जो है ना फिर हर पॉइंट पे हमें जो है वो जो फ्लक्स होगा उसको काउंट करना पड़ेगा, और वो हम सिर्फ जो इंटीग्रल फंक्शन से यूज करके कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये अगर देखा जाए ये दोनों चीजें दोनों फ्लक्स की इक्वेशन है, लेकिन इनका जो केस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। होपफुली आप बात मेरी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है वो क्या चीज एक्सप्लेन करते हैं। वो यही कहता है कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस वो हमेशा जीरो होगा। अगर आपके पास क्लोज सरफेस है और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या जो फ्लक्स जो है वो उसके अंदर होगा वो हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल टू जीरो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक क्लोज सरफेस के अंदर से पास करेंगी, वो जो नेट फ्लक्स होगा वो टोटल जीरो होगा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि यही चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू क्लोज सरफेस वो जीरो क्यों होता है। अब हम इसको देखते हैं। अब देखते हैं उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारे पास जो है जब भी चार्ज मूव करता है तो वो इस तरह जो है वो क्लोज लूप बनाएगा। और उस केस में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस एंटर हो रही होती हैं या जो कमिंग आउट हो रही होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5 लाइन एंटर हुई है तो 5 लाइन कमिंग आउट भी हुई हैं, तो दोनों की डायरेक्शन जो ऑपोजिट हो जाएगी, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स होगा, ओवरऑल जो फ्लक्स है वो जीरो होगा, ठीक है। सो अब हम जो है वो अब हम जो है एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट जो पास कर रहा है और उसके हमने करीब जो है वो एक स्फेरिकल जो है वो ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बाय करंट की वजह से
तो उस केस में हमने ये फाइंड करना है कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर है वो क्या होगा। अभी हमने देखा है कि यार जब भी एक क्लोज सरफेस होगी उस में से जो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। जितनी नंबर ऑफ लाइन जो एंटर हो रही होती हैं उतनी ही वो कमिंग आउट हो रही होती हैं, तो उनका जो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। तो अब हमने पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने करनी है, उसमें ये है कि हमारे पास एक फ्लेक्सिबल लूप है और उसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो उसकी 0.15 टेस्ला है। और लूप को हमने जो ग्राफ किया एक पॉइंट ए एंड बी में, और इसको हमने स्ट्रेच करना है कहाँ तक, जहाँ तक इसकी जो लूप है वो क्लोज हो जाए। और इसको हम कहते हैं कि इतने टाइम लिया 0.20 सेकेंड टू क्लोज द लूप। और हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन इट ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब क्लोज करने में जितना टाइम लगा हमने वो फाइंड करना है। सो हमें पता है कि जो लूप जो है वो एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। लूप एरिया जैसे हमने पढ़ा कि फ्लक्स चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन एरिया, और साइज की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हमने चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है ना। सो लूप एरिया आर चेंज, सो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। सो इंड्यूस ईएमएफ को हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द फैराडे लॉ। सो ये हमारे पास जो है वो ईएमएफ का फॉर्मूला, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये हमारे पास क्या होता है बी डॉट ए होता है, और यहाँ पे हमारे पास वायर है और वायर का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने जो है यूज़ करेंगे। चलो मैं अब जल्दी से जो है वो डाटा जो है वो लिख लेता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। सो अब हमने जो है वो क्या किया कि डाटा लिख लिया। हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड करके 0.12 मीटर आ गया। टाइम 20 सेकंड था, 0.20 सेकंड था, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.15 टेस्ला थी, और पाई की वैल्यू तो हमें पता है यार वो 3.15 या 22/7 होती है। ठीक है, अब देखो हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो अब फाई बी क्या होगा, ये होगा फाई एफ माइनस फाई आई, क्योंकि देखो लूप का एरिया पहले क्लोज होने से पहले और क्लोज होने तक क्या था। देखो जब लूप क्लोज हो गई है, जब लूप क्लोज हो गई है तो उसमें हमारे पास जो फ्लक्स था वो तो जीरो हो गया, क्योंकि लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास ही नहीं करेंगी तो वो क्या होगा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इनिशियल फ्लक्स है वो जीरो नहीं होगा। हमारी बात समझ रहे हो, और उसी को हमने जो फाइंड आउट करना है। सो मैंने यार दरअसल ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, देखो ये फाई चेंज हो रहा था, फाई एफ माइनस फाई एफ ओवर टी, ये बता दिया मैंने क्यों चेंज हुआ सब कुछ। सो मैं जब इसकी वैल्यू जो है वो जस्ट पुट करने लगा, इसको रिमूव ही कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ये जीरो था और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बी डॉट ए ओवर टाइम। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ जस्ट 0 माइनस बी कितना था 0.15, और हमारे पास पाई क्या था, एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.15 या 14 सॉरी, और आर हमारे पास क्या था 0.12 मीटर का स्क्वायर ओवर टी। ठीक है, और यहाँ पे बाहर माइनस, ये माइनस को प्लस कर देगा। सो ये हमारे पास जब इसको आप करोगे ना 0.15 3.14 0.12 को कैलकुलेटर पे करना और नीचे लिखना 0.20। ठीक है, यहाँ पे 0.20, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो होगा 0.034 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। सो अब हम जो है नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल जो है वो कर लेते हैं जल्दी से। सो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो एग्जाम्पल है वो भी इसी तरह ही है। उसमें हमारे पास जो वायर है उसको रेडियस है 0.30 मीटर है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है वो +3 एक्सटर्नल है। ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर लूप के। सो जो फील्ड चेंज होती है -0.20 टेस्ला से 1.5 सेकंड में जो है इतनी वो चेंज होती है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो है वो फाइंड करने है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो जल्दी से यार डाटा लिखता हूँ, उसके बाद इसी तरह कैलकुलेशन होने वो करके हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सो हमने जो है डाटा लिख लिया। रेडियस हमारे पास 0.30 मीटर था, टाइम 1.5 सेकंड था, इनिशियल जो फ्लक्स था वो 0.30 टेस्ला था, और फाइनल जो फ्लक्स था वो 0.20 टी था, ये माइनस था। ठीक है, जो इन और आउट का चक्कर है, ये जस्ट साइन का डिफरेंस, और यहाँ पे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ब्रो था, यहाँ पे फ्लक्स है। ठीक है, चलो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। सो ये हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारे पास क्या था बी डॉट ए। सो यहाँ पे जो एरिया है हमारे पास वो क्या है, सो हमारे पास यहाँ पे लूप है, सो यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो अब हम पहले फाइंड करेंगे इनिशियल फ्लक्स, फिर फाइनल फ्लक्स करेंगे, फिर उसका जो है वो इस फॉर्मूले जो है पुट करके आंसर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे यार इसकी वैल्यू यहाँ पुट की थी, तो अब क्या करूँगा, सबकी वैल्यू को जो है मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा। सो जो वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू आई थी वो बी की वैल्यू क्या आई थी
बी की वैल्यू जो इनिशियल आई थी हमारे पास वो आ जाएगी, सॉरी यार ये ना बी की ही वैल्यू है, दरअसल रात बहुत होगी इस टाइम और मोस्ट फर्जर का टाइम है, इस टाइम नींद भी आई है तो इसलिए ना बी ही है, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स के लिए हमने जो है वो बी डॉट ए करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे जल्दी से जो है 0.30 और यहाँ पे 3.14 और हमारे पास कितना है 0.30 का स्क्वायर। इसको जल्दी से आप करेंगे ना तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो जल्दी से कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.085 TM स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह जो है आपने फाई एफ फाइंड कर लेना है, फाई एफ के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा -0.20 और 3.14 और हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी 0.30 की, ठीक है, रेडियस की। तो जो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका यहाँ पे आ जाएगा -0.057, यही यूनिट यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। सो हमने जो है वो EMF फाइंड करना था, वो हमारे पास क्या था d/dt, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम। सो इसके हमारे पास इनको क्या चेंज कैसे इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, हमारे पास ये हो जाएगा φf - φi/t = ε0। सो इसको जब हम करेंगे तो वैल्यू जल्दी से पुट कर लो। सो वैल्यू को पुट करके हम जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.095 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यार अगेन इसके लिए, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक एग्जांपल है उसके बाद हम पावर करेंगे फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जो कंडक्टिंग वायर है वो रेस्ट पे है अपॉन 2 पैरेलल रेल के ऊपर, ठीक है, और उसको हम पुल करें टूवर्ड द राइट पे, वेलोसिटी v से मूव करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ द रेल के, जैसे डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो हमने फाइंड करना है करंट दैट फ्लो इन द सर्किट। सो हम देखते हैं कि जो जैसे हम वायर को पुल करते हैं टू राइट में जो एरिया होता है वो सर्किट का वो क्या होता है इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो भी चेंज होता है। अभी हमने पहले पीछे पढ़ा था जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे और साइज पे पड़ता है, एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज हुआ, ठीक है, एरिया ज्यादा हुआ तो फ्लक्स भी ज्यादा हो गया है। सो हम मेजर करेंगे जो है वो सबसे पहले फ्लक्स को, चलो कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें डाटा वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने जो फाइंड आउट करना है कि करंट कैसे फाइंड करेंगे जस्ट। सो हमने जो है वो एक्स मेजर करना है, जो उसमें जो एक्स में जो चेंज हुई है। सो हम देखते हैं कि जो है एक्स इंक्रीज करता है जैसे ही हम इसको पुल करते हैं। सो जस्ट जो है वो फ्लक्स का जो हमने जो फार्मूला जो है वो लिख लिया और अब इसके बाद हमें पता है कि जो एरिया यहाँ पे क्या एरिया का फार्मूला क्या होता है x.x, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ तो हमारे पास जो है वो x और d साथ में ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया की जगह तो ये आ जाएगा और इसको वैल्यू को उठा के जो है यहाँ पुट कर दो तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा bx/d आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस नहीं है यार, ये x है, ठीक है, bx/d आ जाएगा। और हमें पता है कि जो x0 जो होता है वो इक्वल किसके होता है माइनस द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है। अब हमने क्या करना कुछ भी नहीं है, इस वैल्यू को जो वैल्यू है ये इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और d अपनी जगह पे ही रहेगा d/dt फ्लक्स की, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू क्या थी bx/d, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास जो b और d है वो तो मतलब कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लिया। अब जो है हमारे पास जो x है उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास b/d एज इट इज d/dt और ये हमारे पास x जो है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास है जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आई है हमने वही तो फाइंड करना था, ठीक है, चेक करना था। सो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, जो देगा b/d/v, ठीक है। सो दरअसल ये चेंज की वजह से डायरेक्शन की वजह से जो साइन जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास नोट जो है वो आ गया। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो करना ये है कि हमने कैलकुलेट करना था करंट का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ हमारे पता है कि OHMS ओहम्स लॉ हमारे पास क्या था जल्दी से यार, V = IR, लेकिन इस केस में हमारे पास इंड्यूस EMF है। सो इस केस में हमारे पास जो होगा, सो इस केस में जो यार सिंपल जो V = क्या होता था IR होता था, ठीक है, और पोटेंशियल V और एक ही चीज़ है यार, ये V = ε0, यहाँ पे ε0 गिवन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ε0 = IR, हमने I फाइंड करना है ε0/R = I, वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी B नज़र आ रहा है dV/R, ये हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और R क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमें पता है।
क्लियर हो गया। अब हमने जो है वो एक और एग्जांपल करनी है और उसमें यार इसी चीज़ की ना पावर फाइंड करनी है, पावर डेसिपेशन जो है वो फाइंड करनी थी। दरअसल वो इसी चीज़ का न्यूमेरिकल था, लेकिन आपके नोट्स में उसने आगे ऐड कर दिया, पता नहीं क्यों। इसके हमने पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इक्वल टू आई, और हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू आई वी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यार V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है। तो P इक्वल टू ये दरअसल इस तरह ये ना आई स्क्वेयर आर बन जाता है। ठीक है। अब वैल्यू कुछ भी नहीं करनी, चुप करके ये जो वैल्यू आई थी ना आई की, इसको जो है ना आपने चुप करके जो है ना ये यहाँ जाके पुट कर दो। तो ये आपके पास जब पुट करोगे ना ये वैल्यू आ जाएगी। सो इसी वैल्यू का यार सिंपल स्क्वेयर होना था, और ये आर है, ये एक पावर कैंसिल हो जाती। जब ये कैंसिल होती तो हमारे पास ये बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी स्क्वेयर और आर, यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर होता है ये आ जाता है। क्लियर है। सो हमने पावर कैलकुलेट करनी थी। अब हमने जो है वो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमने उसमें कैलकुलेट करना था कि यहाँ नोट में जो नेक्स्ट एग्जांपल दिए ना वो इसी डायग्राम की ही एग्जांपल है। यहाँ हमने कैलकुलेट करना है जो वायर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। और हमें जो है वो फॉर्मूला में पता है कि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हम निकालते तो वहाँ से, अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा कि कैसे ये आता है फॉर्मूला, लेकिन ये है कि ये फॉर्मूला जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। F इज इक्वल टू आई एल बी, और यहाँ पे लेंथ की जगह हमारे पास क्या था, वो डी बन रहा था, इसको यहाँ पे डी पुट कर दूंगा ताकि कन्फ्यूजन जो है वो फॉर्मूले की सारी खत्म हो जाए। आई डी बी यार ये ना कुछ मैथमेटिकली होती है, अब उसको ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। सो अब आई की वैल्यू क्या थी, दोबारा वहीं चले जाते हैं वापस। तो आई की वैल्यू हमारे पास आई थी कि ये जो आई की वैल्यू थी इसको वापस यहाँ ले गए। ठीक है। आई की एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या थी, बी डी वी ओवर आर डॉट डी डॉट बी, ये दोनों एज इट इज आ गए, इनको ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी ओवर आर। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने पढ़ना था पावर, सॉरी पढ़ना नहीं, फाइंड करना था पावर। सो पावर हमारे पास जो थी वो आएगी P इक्वल टू एफ वी। ये ना आपको ना मतलब याद करने पड़ेंगे क्या, किस केस में पावर का फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम भी हो, लेकिन जब उस केस में हमारे पास वेलोसिटी आ जाए फिर ये चीज़ होती है। ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू, ये जो एफ की वैल्यू है ये इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ये एरो आप साथ साथ देखते रहोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी ओवर आर डॉट ये वाला वी एज इट इज यहाँ आ गया, ये वाला वी है। ठीक है। अब ये वन है, ये भी पावर ऐड हो जाएगी। सो पावर क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओवर आर। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ना ऑलमोस्ट लेक्चर जो ना कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोशिश की तकरीबन इनको इजी वे में कराने की। अब लास्ट जो हमारे पास जो छोटा सा आर्टिकल रहता था बीच में यार वो लेंसेज लॉ है। अब लेंसेज लॉ और मतलब फैराडे लॉ की तरह ही है, लेकिन ये कि वो हमें सिर्फ ये बताता है कि जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उस केस में जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज होती है तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ईएमएफ पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ये इस चीज़ को जस्ट एक्सप्लेन करता है। एंड होपफुली ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।